हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम लोग मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से एग्जाम्स को आपके लिए कवर करेगा? ये एग्जाम्स कवर करेगा आपका आरबीआई का भी कवर करेगा, इसके अलावा यहाँ पर सेबी का, पीएफआरडीए का। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडीज जहां भी आपका मैनेजमेंट आता है वहां ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमारी एमसीक्यू सीरीज रहेगी, बट एमसीक्यू सीरीज में भी मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ाते हुए चलूंगी। तो आपको ये नहीं डरना है कि अच्छा मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं हो पाएंगे क्लियर, डेफिनेटली हो जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मेजरली लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग ना चैनल एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो। देखो थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ भाई हम कैसा कर रहे हैं। नहीं पसंद आ रहा वीडियोस तो बता दो कि मैम आप ये चीज इंप्रूव कर सकते हो या जो भी है। राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, इसका पहले एक चीज और बता देती हूँ, फिर कुछ लोग उसका पूछेंगे कि भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या चीजें मिलने वाली हैं। टेलीग्राम पर हम अपने सारे लिंक्स वगैरह डालते रहते हैं वीडियोस के, ठीक है, जो भी हमारे ऑफर्स रहते हैं। एंड अगर हम बात करें आरपी एकेडमी ऐप की, तो आरपी एकेडमी ऐप पर आपको इस वीडियो का जो लेक्चर है, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो क्या करना है, आरपी एकेडमी के ऐप पर जाना है और वीडियो का आप यहाँ पर अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? ये पूछ रहा है कि जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट आपके लिए रहेगा। तो अच्छा, मैनेजमेंट क्या होता है आप खुद बताओ। मैनेजमेंट, मैनेज क्या करना है हमें? मैनेजमेंट यहाँ पर हमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहते हैं हम जो गोल अचीव कर लें, जो भी गोल्स हमने सेट करे हैं, राइट, पर्पसफुल एक्टिविटीज हम परफॉर्म करें। तो यही सारी चीजों को हमारा मैनेजमेंट देखता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें मेंटली साइकोलॉजिकली गाइड कर रहा है और हमें बता रहे कि किस तरीके से हमें हमारे फिजिकल रिसोर्सेस को और ह्यूमन रिसोर्सेस को यहाँ पर यूज करना है ताकि हमारे प्री डिटर्मिन्ड गोल्स को हम अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? पहला बोल रहे लीगल प्रोफेशन, लॉयर तो बन नहीं रहे हो तो लीगल प्रोफेशन होगा? नहीं होगा। एक वन टाइम कंट्रोल एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं है। मैनेजमेंट तो आप देखते हैं कॉन्टिन्यूसली चलता है। यूनिवर्सल गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ताकि कोऑर्डिनेट करें हम रिसोर्सेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ पर ना कमेंट कर सकते हो अपने आंसर्स को, खुद भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सामने आंसर दिख रहा है तो आप सामने से आंसर देखकर बोल रहे हो। ठीक है, अपने लिए थोड़ा सा इसे चैलेंजिंग बनाना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो कौन से एक्सपर्ट थे जिन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन? यहाँ पर लोगों से हमें काम कराने की आर्ट जो है और लोगों के साथ काम करने की जो हमारी आर्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या कहलाती है? मैनेजमेंट कहलाती है। ऐसा किसने यहाँ पर बोला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन्होंने बोला है। पीटर ड्रकर ने बोला है? नहीं, इन दोनों ने नहीं बोला। तो किसने बोला है? हेरोल्ड कुंज ने यहाँ पर ये डेफिनेशन दी है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा बेसिकली मैनेजमेंट है वो एक आर्ट भी है और एक सोशल फंक्शन भी है, जहां पर हम एम्फेसाइज करेंगे कि रिजल्ट्स हमें कैसे अचीव करने हैं। कहाँ, कौन से रिजल्ट्स? हमारे जो यहाँ पर गोल्स हैं, तो हम यहाँ पर लोगों के थ्रू इनको अचीव करेंगे, लोगों के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोसेस या टूल्स ही हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारा यहाँ पर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाने वाले एफ.डब्ल्यू. टेलर की, जिन्होंने बोला है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर चलती है कि किस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को बेस्ट और चीपेस्ट वे में यहाँ पर करेंगे। जॉर्ज टेरी बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, एक्चुएटिंग का और कंट्रोलिंग का। मैरी पार्कर बोलते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रीइंफोर्स कर रहे हैं कोन्स को और यहाँ हम अपना काम कंप्लीट कराएंगे लोगों से। गाइस, ये आपका जो बेसिकली बेसिक ऑफ मैनेजमेंट का पहला यूनिट है, ठीक है, उसे कवर कर रहा है और ये हम आज 50 एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे। तो पूरा क्रैश कोर्स सीरीज है, बट ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सारा पढ़ाते हुए जाऊंगी ताकि आपको सारी चीजें कवर हो जाए। फ्री सीरीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कहीं भी डाउन आपको मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं,
व्हाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट? साइंस भी बोल रहे हो इसको और आर्ट भी बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? देखो, आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है आपकी खुद की स्किल्स, ठीक है। और साइंस क्या होती है? साइंस यहाँ पर होते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स किस तरह से होते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें चीजें चलती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, और हम यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर कर देखते हैं कि क्या चीजें किस तरह से होंगी, प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर आपके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को भी लेकर चलता है और पर्सनल स्किल्स को भी लेकर चलता है। तो एज अ साइंस हम यहाँ डेटा यूज करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स यूज करते हैं और प्रिंसिपल्स यूज करते हैं लाइक यूनिटी ऑफ कमांड। और आर्ट की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल जजमेंट आपको देखने के लिए मिलती है, लीडरशिप स्टाइल देखने के लिए मिलता है, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ठीक है। तो हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट्स है और यंगेस्ट ऑफ साइंसेस है, ठीक है। ये कोट आप अपने डिस्क्रिप्टिव में भी यूज कर सकते हो जहां भी आपको पॉसिबल लगता है। मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फुल प्रोफेशन, इसे फुल प्रोफेशन नहीं माना जा रहा। तो ऐसा क्यों है? पहला बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती है आपको। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको यूनिवर्सली एनफोर्स लीगल कोड्स देखने के लिए नहीं मिलते। तो आपको भी पता है यहाँ पर मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इंटरनल प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ में कोई फाइनल ऐसे गोल्स नहीं चल रहे, कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट काम करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल्दो ये एक प्रोफेशन के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है, लेकिन स्टैट्यूटरी या फिर लीगल अथॉरिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यहाँ पर आपका AIMA है, वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन लीगल एनफोर्सेबिलिटी इसकी भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रॉपर ज्ञान ही है, यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बोलेंगे। एंड AIMA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी विद स्ट्रक्चर्ड थियरीज एंड एथिक्स? तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट को क्या मानकर चल रहे हैं कि इसके पास स्ट्रक्चर्ड थियरीज और एथिक्स हैं। तो कौन सा होगा यहाँ पर? एज अ प्रोफेशन, एज अ डिसिप्लिन, एज एन आर्ट और एज अ ग्रुप? तो एज अ डिसिप्लिन यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये एक एकेडमिक और थियोरेटिकल फील्ड है जहां पर कुछ प्रिंसिपल्स, एथिक्स, केस स्टडीज, रिसर्च हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको अलग अलग यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, सिनेरियोस बताए जाते हैं और पूछा जाता है कि भाई मैनेजमेंट में आप यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है हमने देखा एक साइंस की तरह काम कर रहा है, एक आर्ट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर आपको एक प्रोफेशन की तरह भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर एक डिसिप्लिन की तरह भी चल रहा होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूअस, ऑल परवेसिव ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें कि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हम अपने ग्रुप के गोल्स जो हैं उन्हें अचीव करते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करते हैं, एफिशिएंसी यहाँ पर एनहांस करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। इसके साथ में आपका मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट कवर होता है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर बात हो रही है हेनरी फ्योल की। तो हेनरी फ्योल ने यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंश्योर कर रहा है कि वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉई। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर एक एम्प्लॉय जो है उसके पास में एक सुपीरियर होना चाहिए, एक डायरेक्ट सुपीरियर रहना चाहिए, या फिर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अक्रॉस डिपार्टमेंट्स की। वेरियस डिपार्टमेंट्स यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। तीसरा बोल रहे हैं टीम वर्क करना है हमें डिसीजन मेकिंग में।
या फिर सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन रखना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय के पास एक डायरेक्ट सुपीरियर होना चाहिए ताकि हम कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करें, क्लैरिटी लाएं, अकाउंटेबिलिटी लाएं और डिसिप्लिन मेंटेन कर चलें। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा प्रिंसिपल है जो हेनरी फेयोल ने यहाँ पर दिया है और फोकस किस पर कर रहा है कि असाइन करेंगे राइट पर्सन को राइट जॉब और ऑर्गेनाइज करेंगे मटेरियल्स को करेक्टली। तो यहाँ पर हेनरी फेयोल का इनिशिएटिव, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या फिर अथॉरिटी, कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बोल रहा है कि जिस पर्सन के पास जो स्किल्स हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग इनको काम देंगे और यहाँ पर हमें अपने मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना है, ये होता है ऑर्डर। ठीक, तो एक प्लेस है फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो यहाँ पर यहाँ क्या है कि एक प्लेस है हर चीज के लिए और हर चीज अपने प्लेस में होनी चाहिए। तो मटेरियल ऑर्डर क्या है कि आप फिजिकल अरेंजमेंट कर रहे हो, बुक्स है रखी है शेल्फ में, आपने अच्छे से रखी है, डॉक्यूमेंट सारे मैनेज कर रखोगे। सोशल ऑर्डर है तो यहाँ पर जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है, जिस जॉब में वो फिट हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर उनको ड्यूटीज भी असाइन की जाएंगी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज कर रहा है कि आप इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर सजेस्ट करो, आपको लग रहा है कोई चीजें यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो बताओ और डिसीजंस यहाँ पर करो लो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो, आप यहाँ पर इनोवेशंस की बात कर रहे हो। तो डिसिप्लिन होगा नहीं, डिसिप्लिन तो आप एक तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हो जैसा बोला गया। इनिशिएटिव यहाँ पर वो आपका प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, तो मैनेजर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां पर अलग अलग एम्प्लॉइज या फिर आप बोल सकते हैं जो यहाँ पर आपके बेसिकली इंफीरियर लोग हैं या बेसिक बोल सकते हैं कि जो आपके जूनियर्स हैं, इंफीरियर करेक्ट टर्म नहीं रहेगा, जो जूनियर्स हैं, ठीक है, जूनियर्स यहाँ पर सुपीरियर्स को या फिर बेटर से अपने मैनेजर्स को अच्छे आइडियाज बता पाए और कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करें। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किस प्रिंसिपल के साथ में आपका एसोसिएटेड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के, स्केलर चेन के, सेंट्रलाइजेशन के या फिर डिवीजन ऑफ वर्क के। तो गैंग प्लैंक होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, ये आपका स्केलर चेन से एसोसिएटेड होता है। देखो, एक शॉर्टकट है कि भाई यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं सेम लेवल पर वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे के साथ में और डिसीजन मेकिंग कर पाए और यहाँ पर प्रायर अप्रूवल ले लिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास में गैंग प्लैंक होता है और साथ में क्या रहता है, स्केलर चेन रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या रहेगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, गैंग प्लैंक में आप सिंपली अपने जो डिसीजंस हैं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी लेते हो, डायरेक्टली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। और स्केलर चेन क्या करता है, स्केलर चेन जो है वो यहाँ पर फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बना रहा है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम आपका लाइन बना और गैंग प्लान में क्या है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज आपके हैं सेम लेवल के, वो आपस में डिस्कशंस कर पा रहे हैं। अब आ जाओ, आपके लिए एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। पहला है यहाँ पर कि प्रिंसिपल और दूसरा है उस प्रिंसिपल का फोकस। तो बोल रहे हैं कि भाई एक प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, एक फोकस है स्पेशलाइजेशन, रेन्यूमरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इक्विटी। फिर आपको क्या बोल रहे हैं, स्पेशलाइजेशन बोल रहे हैं, फेयर वेजेस बोल रहे हैं, रिड्यूस टर्नओवर बोल रहे हैं और फेयर ट्रीटमेंट। तो टर्नओवर क्या होता है पहले तो बताओ। एम्प्लॉय टर्नओवर होता है कि कंपनी को एम्प्लॉइज कितना जल्दी एक साल में छोड़कर जा रहे हैं, जितना ज्यादा ये टर्नओवर होगा उतनी ही खराब बात है। ठीक है, क्योंकि बार बार इनको फिर लेकर आना, हायर करना और इनके लिए कॉस्ट लग जाना रिप्लेसमेंट की आपको, तो ये महंगा पड़ता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी होती है कि हमारा जो टर्नओवर है वो कम से कम हो। वो कैसे होगा, जब टेन्योर की स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा रेन्यूमरेशन में आपके पास क्या आता है, फेयर वेजेस आते हैं और इक्विटी में आता है फेयर ट्रीटमेंट एंड डेफिनेटली डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको जैसा काम आता है, टेक्निकल पर्सन है उसको आप मैनेजमेंट का काम दे दो, मैनेजमेंट का पर्सन है उसे आप टेक्निकल चीजें दे दो, तो शायद वो अच्छे से नहीं कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जिसके पास जो स्पेशलाइजेशन है उसे वो काम दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट का बाय एफडब्ल्यू टेलर।
एफडब्ल्यू टेलर जो हैं, इनके थ्रू यहाँ पर अलग अलग हम देखते हैं फीचर्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो ये एम्फेसाइज कर रहे हैं वर्कर क्रिएटिविटी पर और इमोशंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने कहीं भी अभी तक इमोशंस की बात की, कहीं पर भी की आपने? नहीं की। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लेकर चल रहा है, तो ये यहाँ पर इमोशंस को, क्रिएटिविटी को एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या क्या होता है इनका फोकस? टाइम एंड मोशन स्टडी, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क और डिफरेंशियल पीस वेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीटली आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी फोकस नहीं हो रहा है। फ्योल क्या कर रहे हैं? फ्योल यहाँ पर आपसे मेजर टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर रहे, स्केलर चेन की बात करते हैं, फेयर रेन्यूमरेशन की बात करते हैं, इनिशिएटिव्स की तो बात करते हैं ये कि आप यहाँ पर अलग अलग डिसीजंस लेकर आओ, ट्रस्ट मोटिवेशन लेकर आओ, ठीक है। लेकिन ये कहीं पर भी आपसे किसके बारे में बात नहीं कर रहे? ये आपसे यहाँ पर इमोशंस की बात नहीं करते। What is the primary purpose of time study in scientific management? क्या फायदा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट में टाइम स्टडी का? वर्कर का बिहेवियर समझना है, एवरेज सैलरीज कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड टाइम देखना है टास्क के लिए, या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है वो मेजर करना है। तो आप यहाँ पर डिटरमिन करते हो स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा टास्क के लिए। मतलब यहाँ पर आपका फोकस ये रहता है कि भाई हम कितना, एक जैसे टास्क है फॉर एग्जांपल 50 पैन बनाने हैं, तो 50 पैन की मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगेगा? अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब है या तो मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, या तो लेबर काम नहीं कर रही, या सुपरवाइजर ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है। तो टाइम स्टडी यहाँ पर स्टॉप वॉचेस और ऑब्जर्वेशन की बात करता है, कहता है स्टैंडर्ड टाइम सेट करो, फेयर डेज वर्क देखो और एफिशिएंसी को इंक्रीज करो, डिलेस को रिमूव करो। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इनटू वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू फेयर डेज आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये यहाँ पर किसने इंट्रोड्यूस किया था? एफडब्ल्यू टेलर ने किया था। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितने फोरमैन आपके आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में 8 स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, 4 यहाँ पर प्लानिंग में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में रूट क्लर्क होते हैं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होते हैं और शॉप डिसिप्लिनेरियन होते हैं, एंड 4 होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे कि आपका स्पीड बॉस हो गया, गैंग बॉस हो गया, इसके अलावा और क्या हो जाते हैं आपके पास में? रिपेयर बॉस हो जाते हैं और इंस्पेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में 8 फोरमैन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये किसने बोला है? ये आपको बोला है यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। याद रखोगे। तो यहाँ पर कितने फोरमैन की जरूरत है, ये आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा, बट आपसे यहाँ पर पूछा जाता सकता है कि स्पेशलाइजेशन की जब बात की जाती है तो वहां पर आपकी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। तो अब आपको यहाँ पर चूज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन, बेसिकली 1 2 3 4 कर ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी और फिर आपको आंसर करना रहेगा। इसीलिए आपको पूरी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे समझ में? तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारे लिए ये जो थियरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो एफडब्ल्यू टेलर में और हेनरी फ्योल में क्या क्या डिफरेंस था आप एक बार समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर जो है वो शॉप फ्लोर या ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहे थे, ठीक है। उनका क्या यहाँ पर फोकस था कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, क्या इक्वली इंपॉर्टेंट लोगों को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, प्रिंसिपल्स को मानकर चलते हैं या नहीं चलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हमारा कितना भरोसा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी बात देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि जो मेन फोकस है टेलर के प्रिंसिपल का कि साइंस लेकिन नॉट रूल ऑफ थंब, ये यहाँ पर क्या बोलता है? तो ये यहाँ पर बोलता है कि जो साइंटिफिक एनालिसिस है और आपका डेटा है, ठीक है, आप यहाँ पर इस पर ध्यान दोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डज मेंटल रेवोल्यूशन इन टेलर्स थ्योरी रेफर टू। अच्छा पहले इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। तो यहाँ पर टेलर ने आर्बिट्ररी मेथड्स यूज करने से रिजेक्शन दिया। इन्होंने बोला डेटा को देखो, एनालाइज करो, मेजरमेंट करो चीजों की
और तब एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करो। ठीक है, सीधे ऐसे नहीं है कि जो चीज यहाँ पर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोल दी उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। अब आता है यहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशन। तो पूछ रहे कि भाई मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है टेलर की थियोरी में। पहला है कि आप मैनेजर्स को रिप्लेस कर रहे हो, दूसरा यहाँ पर आप टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, तीसरा माइंडसेट जो है वर्कर्स का और मैनेजर्स का उसको आप चेंज कर रहे हो, या फिर यहाँ पर आप ज्यादा मशीन्स यूज कर रहे हो। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या होगा, मेंटल रेवोल्यूशन की भाई हमें माइंडसेट चेंज करना है लोगों का, है ना। तो वर्कर्स और मैनेजर्स के यहाँ पर हमें माइंडसेट को चेंज करना है, दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें हमें कोऑपरेशन के साथ में लेकर आना चाहिए और कॉमन गोल्स पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्यों है, प्रोडक्टिविटी के लिए और इंडस्ट्रियल पीस के लिए। Which of these is not a criticism of scientific management from workers perspective? यहाँ पर आपका कौन सा जो है एक क्रिटिसिज्म नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओवर स्पीडिंग या हेल्थ इश्यूज, ओवर स्पेशलाइजेशन या मोनोटनी, वीकनिंग ट्रेड यूनियंस और एक्सेसिव वर्कर एम्पावरमेंट। देखो वर्कर्स की एम्पावरमेंट जो होती है वो तो अच्छी होगी ताकि वो यहाँ पर अपना काम समझकर इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से अपनी खुद का एक होता है ना कि मेरे को कोई काम दिया, अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि भाई मुझे यहाँ पर एक फोकस रहे कि यार मुझे ना एक जॉब की तरह करना है ऐसा वैसा, और एक होता है कि नहीं ये मेरा अपना काम है, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग मुझको यहाँ पर देखते हैं, चाहे एक बच्चा मुझसे पढ़ने आ रहा है और डेली पढ़ने आ रहा है तो मुझे उसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये दो तरीके की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर एक्सेसिव वर्कर एम्पावरमेंट जो है वो एक क्रिटिसिज्म नहीं है, यहाँ पर सोशल नीड्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, एफिशिएंसी पर फोकस किया गया है और लिमिटेड डिसीजन मेकिंग दी गई है हमारे वर्कर्स को, एम्पावरमेंट इनकी नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है which of the following is one of the FIOS principles that deal with employee loyalty and reducing conflict? कि एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जैसे अब आप मान लो जॉब के लिए जाते हो, है ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मान लो आरबीआई की एग्जाम दे रहे थे और आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए, साथ में यहाँ पर आपने क्या किया, इस बारी आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर दिया और फिर आप वहां पर इंटरव्यू देने गए। अब आपसे इंटरव्यू में यहाँ पर पूछेंगे कि भाई आप बाकी 2 साल से या 3 साल से कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे। आप जैसे ही उनको बोलोगे ना कि मैं भाई आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो आपसे पहला सवाल क्या पूछते हैं पता है कि अच्छा अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम आपको जॉब पर रख लें और आरबीआई में आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप हमारे बैंक को छोड़कर चले जाओगे। तो इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं, क्यों आते हैं, आपकी लॉयल्टी टेस्ट होती है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास में सबऑर्डिनेशन हो रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। यहाँ पर बोल रहे हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो आपको थोड़ा साइड रखना है और कंपनी के इंटरेस्ट की तरफ काम करना होगा। डिसिप्लिन लेकर आओ, टीम वर्क करो और अलाइनमेंट करो गोल्स के साथ में। अब हेनरी फयोल के सारे प्रिंसिपल्स को एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर की देखते हैं। इन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कवर किया, क्लियर रोल्स बताए और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को यहाँ पर एम्फेसाइज किया। अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, जिसमें कि अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनके 2 प्रिंसिपल के डिफरेंस के बीच में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करेगा एक सुपीरियर को, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि आप एक प्लान बनाओ और यहाँ पर एक हेड रखो सिमिलर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड आपका पर्सनल बेस्ड है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स इंडिविजुअल बेस्ड है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल या डिपार्टमेंट बेस्ड है कि भाई एक डिपार्टमेंट में एक हेड होगा, वो सारा का सारा प्लान फॉलो कराएंगे। नेसेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि फिक्स्ड रहती है, और डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में आपके पास में आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को इंश्योर करते हो कि भाई सब लोग मिलकर काम कर रहे हो। यहाँ पर कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है।
एंड यहाँ पर रिसोर्स वेस्टेज को यहाँ पर प्रिवेंट करने की एंड डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। ये बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ये स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा समरी चार्ट है। डिवीजन ऑफ वर्क किसके बारे में बात कर रहा था, स्पेशलाइजेशन के, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बैलेंस रखना है पावर का और अकाउंटेबिलिटी का। अब देखो एक चीज बहुत सिंपल सी है, सम ऑफ यू माइट नॉट एग्री विद मी बिकॉज ऑफ योर कॉन्फ्लिक्टिंग दिस बेसिकली पॉलिटिकल व्यूज, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा अथॉरिटी में मान ले और उनसे क्वेश्चन करना बंद कर दे, तो ऐसे में क्या होगा, फिर वो लोग अपने गलत डिसीजंस भी हम पर थोपेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चेक रखना बहुत जरूरी होता है और अकाउंटेबिलिटी रखनी बहुत जरूरी होती है। तो आप पावर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अथॉरिटी दो, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी भी रखो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि एक बॉस होंगे और यहाँ पर डुअल रिपोर्टिंग नहीं होगी, दो लोगों को आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि एक प्लान है और एक प्लान को एक ही मैनेजर आपसे करवा रहा है फॉलो। इक्विटी में क्या होता है, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट देना है। ऑर्डर में राइट पर्सन राइट प्लेस, डिसिप्लिन में रिस्पेक्ट रूल्स एंड अथॉरिटी, इनिशिएटिव में फ्रीडम टू थिंक एंड एक्ट, फेयर रेन्यूमरेशन में जस्ट वेजेस एंड इंसेंटिव्स। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी की बात होती है। स्केलर चेन में क्लियर लाइन ऑफ कमांड है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट में ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्या करना है, पहले रखना है और अपने खुद के इंटरेस्ट को पीछे रखना है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स में हम यहाँ पर टीम स्पिरिट को फॉलो करते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो राइट बैलेंस हमारा पावर का रहता है। ठीक है, अब ये हमारे पास में प्रिंसिपल्स के फीचर्स हैं कि भाई क्या क्या आपके हैं, तो ये हमने क्वेश्चंस के थ्रू कर लिए हैं, अभी जरूरत नहीं है। आप अगर रिवीजन करोगे तो इसे पढ़ लेना, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आते हैं, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्युलेट्स पॉलिसीज एंड इंटरेक्ट्स विद शेयर होल्डर्स। यहाँ पर आप पॉलिसीज भी बना रहे हो और शेयर होल्डर्स के साथ में कनेक्ट भी कर रहे हो, कौन सा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल, खुद बताओ। टॉप लेवल होगा ना, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारी चीजें करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी, यहाँ पर इनके पास में क्या काम है कि विजन बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, ठीक है, इंटरफेस की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स के साथ में और लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, सुपरवाइजिंग डेली टास्क, इंटरप्रेट करना और एग्जीक्यूट करना टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज या फिर हैंडल करना एक्सटर्नल रिलेशन। ये क्या करते हैं, देखो पॉलिसीज बनाने का काम हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है, अब इसे इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, इसे इम्प्लीमेंट कराएंगे मिडिल लेवल वाले, ठीक है, तो यहाँ पर कि भाई किस तरीके से चीजें होनी है, इन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो मिडिल लेवल करता है। तो मिडिल लेवल ट्रांसलेट करेगा स्ट्रैटेजी को डिपार्टमेंटल प्लान्स में, कोऑर्डिनेट करेंगे डिपार्टमेंट्स के साथ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, मोटिवेट करेंगे और यहाँ पर ट्रेन करेंगे अपने लोअर मैनेजर्स को। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा मैनेजरियल लेवल है जो कि यहाँ पर टास्क असाइन करता है और सुपरवाइज करता है वर्कर्स को डायरेक्टली, तो यहाँ पर आपके पास में टास्क असाइन और सुपरवाइज करना है वर्कर्स को, तो ये होगा आपका लोअर लेवल, ठीक है, जिसे हम ऑपरेशनल या फर्स्ट लाइन भी बोल देते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट विजन, पॉलिसी, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें देखते हैं। मिडिल लेवल वाले इंप्लीमेंटेशन कराते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में। लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो सुपरविजन करते हैं और डेली ऑपरेशंस करते हैं। अब ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट जो है ये हमें सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर इसे हम इस फीचर को क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, ऑल परवेसिव या फिर कॉन्टिन्यूअस, तो इसे हम ऑल परवेसिव बोलेंगे कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है आपके, तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चार चीजें हैं, इन्हें आप खुद से अपने आप मैनेज करो। सबसे पहले कोई भी कंपनी होगी तो वो अपने लिए प्लान बनाएगी, प्लान करेगी कि भाई मुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है, एक गोल उन्हें दिया जाएगा, उस गोल के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद में यहाँ पर सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को, डिपार्टमेंट्स को, सब चीजों को, फिर उन्हें डायरेक्शंस देंगे कि भाई आपको इस तरह से काम करना है, उसमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सब चीजें होंगी, और जहां पर भी गड़बड़ हो रही होगी वहां पर कंट्रोल किया जाएगा। तो आपके पास में आंसर क्या हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।
नेक्स्ट है विच अप्रोच ट्रीट्स द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की तरह हम कौन सी अप्रोच यहाँ पर जो है क्या यूज कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम मानकर चलती है। साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और ह्यूमन रिलेशन, तो ये होती है आपकी सिस्टम्स। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि यहाँ पर आपने इनपुट दिया, फिर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होकर आउटपुट आया, तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ फीडबैक रहता है तो वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कौन सी अप्रोच होती है, सिस्टम्स अप्रोच होती है। आगे समझ में सिस्टम्स अप्रोच क्या है। अच्छा गाइस, यहाँ पर आप लोगों ने अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लेना। हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, अलग अलग कोर्सेज लेकर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। जैसा कि आप लोग जानते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप लोगों को यहाँ पर एक आर्ट की तरह होती है, एक स्किल की तरह होती है जो डे 1 से प्रैक्टिस करनी है। और हमारे सभी कोर्सेज में मेजरली हम आपको ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फ्री देते हैं, जहां पर हम आपको ऑल्टरनेट डेज पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और 1 to 1 यहाँ पर हम आपको फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं उन क्वेश्चन के सोल्यूशन जब आप लोग लिखते हो। तो आपकी प्रिपरेशन, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सच में अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो ना, तो ये इनिशिएटिव आपके लिए बेस्ट रहते हैं। आप जाओ एक बार आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देखो कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। ओके चलो, अच्छा अब अप्रोचेस की बात कर रहे थे हम कि सिस्टम अप्रोच होता है ना। सिस्टम अप्रोच के अलावा और कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं पता है आपको? देखो, एक और हमारे पास होता है मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच, जहां पर हम ना मॉडल्स, स्टैट्स, डिसीजन साइंस इन पर फोकस रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चीजें चेक करेंगे कि भाई हमारे पास नंबर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एक सीपीएम होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, एक पर्ट मेथड होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा हमें सिस्टम अप्रोच और कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच क्या बोलता है कि कोई भी यूनिवर्सल बेस्ट वे नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एक बेस्ट मेथड है और हर जगह यही इंप्लीमेंट होगा। हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें बदलती हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने डिसीजंस भी बदलने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, किसने यहाँ पर फेमस हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे कि भाई हम यहाँ पर अगर कंडीशनिंग चेंज कर दें, जैसे लाइट्स बढ़ा दें या फिर यहाँ पर हम अपने वेजेस वगैरह बढ़ा दें या फिर हम वेजेस ना बढ़ाकर यहाँ पर और सिचुएशंस, कल्चर जो है वो थोड़ा अच्छा फ्रेंडली बना दें, तो कितना इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी पर हमारे वर्कर्स के। तो इस तरीके से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो पूछे किसने किए थे, पहला बोल रहे हैं मैक्स वेबर ने, दूसरा बोल रहे हैं चेस्टर बार्नार्ड ने, तीसरा बोल रहे हैं एल्टन मायो ने, चौथा बोल रहे हैं अब्राहम मैस्लो ने। तो किसने किए थे, एल्टन मायो ने किए थे। ठीक है, तो एल्टन मायो को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। तो इन्होंने सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे कि क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं प्रोडक्टिविटी पर। मान लो मैं आपको एक ऐसी जॉब में भेजूं जहां पर सैलरी तो बहुत अच्छी है लेकिन वर्क एनवायरनमेंट बहुत खराब है, आपका मैनेजर आपको सुबह से लेकर शाम तक डांटता रहता है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, एम्प्लॉइज में आपस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है और कुछ भी हेल्दी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए या हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, तो क्या आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टाइम तक काम करना चाहोगे? ऑफ कोर्स नहीं। अगर करना भी चाहोगे पैसे के लिए तो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी तो इम्पैक्ट होगी ना। तो यहाँ पर वही चीजों को एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कॉन्सेप्ट आया इनफॉर्मल ग्रुप्स का और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन का। तो हॉथरॉन स्टडीज जो थी यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने अलग अलग तरह की चीजें की, जैसे इल्यूमिनेशन स्टडी। एक इन्होंने क्या किया, एक जगह लाइट बढ़ा दी, एक जगह इन्होंने लाइट्स नहीं बढ़ाई थी और फिर देखा कि प्रोडक्टिविटी कैसी है। एक जगह इन्होंने रिले असेंबली टेस्ट रूम था जहां पर रेस्ट ब्रेक्स दिए, आवर्स दिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़े इंसेंटिव्स दिए ज्यादा काम करने पर। एक था इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जहां पर वर्कर्स का एटीट्यूड जो था वो इस पर ध्यान दिया गया। फिर था बैंक वायरिंग रूम स्टडी कि भाई ग्रुप नॉर्म्स जो थे वो थोड़े चेंज किए गए। तो कंक्लूजन क्या आया, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपने देखा हायर प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिली। इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो वर्क बिहेवियर को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं और वर्कर्स यहाँ पर रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं, बिलोंगिंग के लिए एंड पार्टिसिपेशन के लिए। हॉथरॉन इफेक्ट्स की बात करें तो जब लोग यहाँ पर इंप्रूव करते हैं सिंपली
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। नॉट ऑलवेज ड्यू टू रियल चेंज इन वर्किंग कंडीशंस, यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस हमेशा चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। रेदर यहाँ पर आप देखेंगे कि क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन पर एक ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए भी उनका कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। बिहेवियरल साइंस मूवमेंट, तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे? मैस्लो, मैकग्रेगर, चेस्टर बर्नर्ड और लाइकर्ट। तो फोकस क्या है? इंटरपर्सनल बिहेवियर कैसा है, मोटिवेशनल थियरीज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और ग्रुप डायनेमिक्स। नेक्स्ट है, कौन सी थियरी है जो बोल रही है नो बेस्ट वे टू मैनेज? अभी बताया था कंटिजेंसी थियरी होती है ना, अब तो याद हो गया होगा। तो कंटिजेंसी थियरी क्या बोलती है कि जो मैनेजमेंट है ये यहाँ पर सिचुएशनल होना चाहिए, और स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी के फादर किसे बोलते हैं? अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कभी भी लाइफ में किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो बताओ कौन है? मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने यहाँ पर हायरार्की की बात की, रूल्स की बात की, इम्पर्सनैलिटी की बात की, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात की। तो ये जो फीचर्स हैं ये आपके ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। अब ब्यूरोक्रेटिक थियरी में क्या इंश्योर करता है कि भाई प्रमोशंस में फेयरनेस रहेगी, फेयरनेस के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो एम्प्लॉइज यहाँ पर हायर होते हैं और प्रमोट होते हैं बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस एंड मेरिट, फेवरेटिज्म के बेसिस पर नहीं होते हैं, प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर करते हैं। तो जब मेरे सर ने मुझे ये पढ़ाया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया कि मान लो यहाँ पर एक डीएम है जो किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अब उनके जो सुपीरियर हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा करप्शन करें। अब ये डीएम बहुत अच्छे हैं बाय कैरेक्टर, ये नहीं करने दे रहे हैं इनको। तो ऐसी सिचुएशन में अब इनका जो यहाँ पर पूरा का पूरा वो जाएगा कार्ड, वो कार्ड कौन साइन कर देगा? इनके सुपीरियर कर देंगे। अब सुपीरियर क्योंकि इनसे खुश नहीं है तो चाहे ये बहुत अच्छा काम भी कर ले तो भी इनको अच्छे नंबर नहीं देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर फेयरनेस नहीं देखी जाएगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ये एक क्रिटिसिज्म की तरह है। वैसे बात जो बोली गई वो भी आपको समझ आनी चाहिए। What does the Hawthorne effect refer to? Hawthorne effect होता क्या है? तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जब लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हॉथरॉन इफेक्ट यहाँ पर ये दिखाता है कि वर्कर्स जो हैं अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अटेंशन और रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर ज्यादा उनको मोटिवेट करती है, पैसे से भी ज्यादा। अब पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है क्लासिकल थियोरी का? तो क्लासिकल थियोरी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जहां पर हमने देखा था कि इमोशंस को इग्नोर कर रही है, राइट। तो ह्यूमन नीड्स को इग्नोर करना नहीं, बेस्ट यूनिवर्सल मेथड्स अज्यूम करना नहीं, यहाँ पर ओवर फोकस करना वर्कर इमोशंस पर। तो ये लोग तो इग्नोर कर देते हैं इसको, तो फोकस क्या करेंगे? ओवर फोकस तो बात ही नहीं आती। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मॉडर्न अप्रोच यूजेस टूल्स लाइक PERT एंड CPM? PERT और CPM मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास दो यहाँ पर क्वांटिटेटिव अप्रोचेस रहती हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं वही कि भाई कौन सी है? तो ये है आपकी क्वांटिटेटिव, इन्हें हम आगे के क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं PERT एनालिसिस जब होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड कैलकुलेट यूज कर रहे हैं ताकि एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर पाए। तो PERT में हम क्या करते हैं? PERT में हम यहाँ पर प्रोग्राम इवेल्युएशन करते हैं और रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा O+4M+P। देखो अब एक चीज होती है कि भाई मेरे को ऑप्टिमिस्टिक टाइम लेकर चलना है, यहाँ पर मुझे पेसिमिस्टिक टाइम लेकर चलना है, और एक लेकर चलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम कि भाई ये सिचुएशन होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो PERT में हम क्या करते हैं? यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स मैनेज किए जाते हैं जिसमें कि अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कि टास्क ड्यूरेशन हमें कितना टाइम लग जाएगा टास्क को परफॉर्म करने में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टाइम एस्टिमेट्स की बात होती है कि भाई 3 टाइम एस्टिमेट्स यहाँ पर हर एक्टिविटी के लिए दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी भी चीज के होने की, कंप्लीट होने की, उसके ड्यूरेशन की। तो इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना होता है, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में।
आगे समझ में? अच्छा, सीपीएम हमारा क्या होता है? सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जहां पर हमें टास्क ड्यूरेशन, देखो पर्ट में हमें अनसर्टेनिटी थी, यहाँ पर हमें पता होगा, तो यहाँ पर नोन होती है टास्क ड्यूरेशन हमारे लिए। और टाइम एस्टिमेट क्या है? एक सिंगल टाइम एस्टिमेट हम लेकर चलते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए, और यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई हमें तो पता है टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी, तो इसे हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं जहां पर टाइमलाइंस मोस्टली एस्टैब्लिश्ड होती हैं, ठीक है। Which tool helps identify the longest sequence of dependent activities in a project? तो यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में हमें क्या देखना है कि भाई डिपेंडेंट एक्टिविटीज जो है इनका लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बन रहा है, अब इसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला बोल रहे ब्रेक इवन चार्ट, फिर बोल रहे हैं टाइम स्टडी, तीसरा है यहाँ पर पर्ट, और चौथा है सीपीएम। तो सीपीएम होगा, जैसे मैंने बताया हमें यहाँ पर सर्टेनिटी होती है, तो लॉन्गेस्ट पाथ हमें पता चलता है किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, मिनिमम कंप्लीशन टाइम पता चलता है, और टास्क ऑन क्रिटिकल पाथ है जीरो फ्लोट। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, सीपीएम में हमारे पास में जीरो फ्लोट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जीरो फ्लोट आप किसे बोलते हैं, पहले तो ये बताओ। देखो जीरो फ्लोट का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी में कोई शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और हम इसे डिले नहीं कर सकते, तो जीरो डिलेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, इवेंट्स में और लॉजिस्टिक्स में, जहां पर टाइम जो है वो प्रेडिक्टेबल होगा। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हमारे को किसने दिया था? फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कौन थे? एल्टन मायो, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने किसके ऊपर काम किया था? इन्होंने काम किया था साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स के ऊपर, तो यही हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा। Which behavioral theorist introduced the theory of needs hierarchy? नीड्स के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही थी, तो आपको डेफिनेटली पता होगा अब्राहम मैस्लो जो हैं उन्होंने ये लेकर आए थे। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर पिरामिड बनाया था। पिरामिड में इन्होंने क्या रखा था? सबसे पहले साइकोलॉजिकल रखा था, फिर सोशल रखा, सॉरी सेफ्टी रखा था, फिर यहाँ पर सोशल रखा था, फिर एस्टीम रखा था, और एस्टीम के ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रखा था। जहां पर इनका कहना था कि पहले हमें किसकी जरूरत है? यहाँ पर रोटी की जरूरत है, खाने की जरूरत है ना, रोटी कपड़ा, फिर हमें यहाँ पर अपनी सेफ्टी चाहिए, घर अपने सर पर एक छत चाहिए तो सेफ्टी चाहिए, फिर हमें अपने सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होते हैं, फिर हम एस्टीम की तरफ जाते हैं, और जब सब हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। इससे सब हम आगे पढ़ेंगे जब मोटिवेशनल थियरीज पढ़ेंगे, अभी बेसिक पढ़ लेते हैं बस। विच मैनेजरियल रोल अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग इन्वॉल्व्स रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस? यहाँ पर जो आपको क्राइसिस हैं और जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हें रिजॉल्व करने के लिए कौन से मैनेजरियल रोल होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग, मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग, तो ये होना चाहिए डिस्टरबेंस हैंडलर का, ठीक है। तो ये बोलते हैं हेनरी मिन्सबर्ग के डिसीजनल रोल्स में आपके पास एक एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इनोवेशन पर काम करते हैं, डिस्टरबेंस हैंडलर क्राइसिस रेजोल्यूशन कराते हैं, रिसोर्स एलोकेटर आपके रिसोर्सेस असाइन करते हैं, और नेगोशिएटर जो हैं वो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, अपने एम्प्लॉइज के साथ में भी करना होता है ना, उनको सैलरीज वगैरह देते हैं, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग जो रोल है फिगर हेड का वो आपका कैसा है? मेकिंग डिसीजंस इन अ क्राइसिस, सिंबॉलिक एंड सेरेमोनियल, अलोकेटिंग बजट्स, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको फिगर हेड कौन होते हैं? फिगर हेड होते हैं कोई आइडल जिनको हम मानकर चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इनका रोल कैसा रहेगा? कहीं ना कहीं सिंबॉलिक और सेरेमोनियल रहता है, ठीक है। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बाय फयोल इंश्योर? तो यहाँ पर इक्विटी का प्रिंसिपल जो है फयोल का, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मैंने आपको जब 14 पर वो पढ़ाए थे, तो ये यहाँ पर फेयरनेस की बात करते हैं, है ना। तो फेयरनेस विदाउट बायस और रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, स्पैन ऑफ कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर एक मैनेजर है, मैनेजर के अंडर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने लोग उस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, कितने सबऑर्डिनेट्स हैं हमारे मैनेजर के, ठीक है।
इसे हम क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि डायरेक्टली कितने लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं हमारे मैनेजर। अगर नैरो स्पैन है तो मतलब कि ज्यादा लेवल्स और क्लोज सुपरविजन हो रहा है, वाइडर है तो फ्यूअर लेवल्स और ऑटोनॉमी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना पूरा का पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह देखे जाते हैं और चीजें होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहे हैं कौन सी थियरी है जिसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है आइडिया कि मोटिवेशन जो है वो हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो मोटिवेशन आपकी किसके ऊपर होती है, इक्विटी थियरी, मैस्लो थियरी ने बोला है, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी ने, या फिर हॉथरॉन एक्टिविटी ने। तो यहाँ पर फ्रेडरिक की हर्ट्जबर्ग थियरी है जिसके बारे में आप इन डिटेल पढ़ोगे अपने मोटिवेशन के चैप्टर में। तो यहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स की बात होती है, जैसे सैलरीज हो गई, पॉलिसीज हो गई जो कि डिससैटिस्फैक्शन से बचाती हैं, और मोटिवेटर्स यहाँ पर रिकॉग्निशन कर रहे हो, अचीवमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो लोगों की, जिससे कि सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैनेजर को दोनों ही चीजों पर फोकस करना होगा। AIMA का फुल फॉर्म मैं एक क्वेश्चन करा रही थी तो मैंने बताया था ऑल इंडिया मैनेजमेंट, क्या बताया था आपको, एसोसिएशन। ठीक है, एपेक्स बॉडी है मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ से रीगल है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छी बॉडी है, काम वगैरह देखती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, सारी के सारे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, बट ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको कोई एक्ट के थ्रू बेसिकली ये मिला हुआ है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हो। Which principle by Fayol says one plan for a group of activities? एक प्लान बनाओगे आप यहाँ पर फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, क्या बताया था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझाया था, तो वही यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मैनेजमेंट ऑफ साइंस का, तो मैनेजमेंट ऐसा साइंस में आपको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जो साइंस की डेफिनेशन होती है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है कौन सी अप्रोच है मैनेजमेंट की जो यहाँ पर कंप्यूटर सिमुलेशंस और स्टैटिस्टिकल्स मॉडल्स यूज करती है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्वांटिटेटिव अप्रोच हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा था, जिसमें हमारे पास में PERT आ रहा था और CPM आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डेटा एनालिसिस कर रहे थे, तो हम यहाँ पर मॉडल्स यूज कर रहे थे, स्टैट्स यूज कर रहे थे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग थियरी आपकी हो जाएगी, सिमुलेशन हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग हम इसके थ्रू कर पाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है मैनेजमेंट का, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड या फिर बेस्ड ऑन लक। तो बेस्ड ऑन लक यहाँ पर एक फीचर नहीं होता है। हम यहाँ पर ऑफकोर्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार करना होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, टीम पूरी काम कर रही होती है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, किसी एक मेजर गोल को अचीव करने की कोशिश होती है। What is the nature of the function of administration in an organization? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर नेचर क्या होती है, जो फंक्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन के, एग्जीक्यूटिव, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन या फिर सुपरविजन। तो यहाँ पर ये होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपको पता है, अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके SDM, DM डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, है ना। अगर हम बात करें हमारी मिनिस्ट्रीज पर तो वहां पर सेक्रेटरीज होते हैं, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो हिस्सा होते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ऐसे ही आपका बिजनेस में भी होंगे, तो प्लानिंग करते हैं और डायरेक्शन सेट करते हैं, टॉप लेवल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन से थिंकर थे जिन्होंने डिफरेंशिएट किया है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो ये थे आपके न्यूमैन। ठीक है, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बोला कि डायरेक्शन सेट करता है और मैनेजमेंट इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेबिलिटी के बीच में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो बिजनेसेस पर अप्लाई होता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपका बिजनेस के लिए होता है, भाई प्रॉफिट ड्राइव करने, गोल अचीव करना है। एडमिनिस्ट्रेशन आपका नॉन प्रॉफिट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था। टेलर्स के व्यू में किसको प्लानिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पर टेलर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं,
तो बस ऐसे ही याद कर लो, स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स होने चाहिए, क्योंकि टेलर किसके बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से अलग रखो, मैनेजर्स प्लान, वर्कर्स एग्जीक्यूट, और यहाँ पर पार्ट होता है ये फंक्शनल फोरमैनशिप का। तो फोरमैनशिप आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेलर ने यहाँ पर बात की है। तो फोरमैनशिप जैसे हमने 8 वो देखे थे कि भाई हमारे पास में यहाँ पर 8 कौन होते हैं, 8 तरह के टेलर्स रहते हैं, सॉरी फोरमैन रहते हैं। तो इन्होंने फोरमैन के रोल को स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में इसी तरीके से डिवाइड कर दिया था। ओके, तो इसको पता है इन्होंने कैसे किया था, प्लानिंग इंचार्ज में डाला और प्रोडक्शन इंचार्ज में डाला था, और फिर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसे डिवाइड किया था। तो प्लानिंग में जैसे मैंने बताया था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, रूट क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनेरियन। इसमें यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन होते हैं, स्पीड बॉस होते हैं, गैंग बॉस होते हैं, रिपेयर्स बॉस और इंस्पेक्टर, और सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं, वर्कमैन बनाते हैं। और ये दोनों जो होते हैं हमारे डबल पी जिसको बनाया है मैंने, ये कौन होते हैं, ये हमारे फैक्ट्री मैनेजर्स रहते हैं। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेन फोकस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी का। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी जो है, पहला बोल रहे हैं शॉप फ्लोर प्रोडक्टिविटी देखती है, दूसरा बोल रहे हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, तीसरा बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, चौथा बोल रहे हैं ग्रुप साइकोलॉजी। तो ये यहाँ पर आपके लिए स्ट्रक्चरल एंड ओवरऑल एफिशिएंसी देखते हैं। तो फेयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी है जो कि टॉप लेवल एफिशिएंसी पर फोकस करती है। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात हुई। नेक्स्ट आ जाओ, मैनेजमेंट अप्रोच जो है ये क्या करती है, ब्लेंड करती है पीपल, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर और सिचुएशन को। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगी, ये आपकी कंटिजेंसी होती है, जहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई बेस्ट वे नहीं होता है, यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से हमें काम करना होता है। तो मैनेजर्स को अडॉप्ट करना होगा कंटेक्चुअल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पर आरपी एकेडमी आप सभी के लिए कुछ न्यू कोर्सेज लेकर आई है। तो अगर आप एडा का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर एडा का हम आपके लिए फेज 2 कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम यहाँ पर आपको 1-to-1 फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आंसर राइटिंग फोकस रहेगा, आपका कंप्लीट कवरेज किया जाएगा पेपर 1, 2 एंड 3 का। अच्छा, हमारा ये पीडीएफ कोर्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वीडियोस अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम आपके कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट में रहेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, हमारी पूरी टीम आपके साथ में मेहनत करेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ में सिडबी का अभी एग्जाम आपका आने वाला है, तो इसकी टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें पेपर 1 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम रहेगी, ग्रेड ए और ग्रेड बी की। जब भी मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलूं समझ जाना कि यहाँ पर फीडबैक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके सॉल्यूशंस प्रॉपर चेक किए जाएंगे। तो टॉपिक वाइज नोट्स हम आपको इसमें देंगे, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस ट्वाइस अ वीक, यहाँ पर 4 फ्रेश क्वेश्चंस हर हफ्ते मिलेंगे, 5 फुल लेंथ पेपर 1 मॉक टेस्ट, 5 फुल लेंथ पेपर 2 मॉक टेस्ट, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स और 50 मस्ट प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये केवल 25 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ये आपका अल्टीमेट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कोर्स है। यहाँ पर IBPS PO से लेकर SBI PO, जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो भी एग्जाम्स है जहां पर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर रहता है, केवल 499 में है, लिमिटेड सीट्स हैं, 50 सीट्स रहेंगी। और यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसे राइटिंग प्रैक्टिस, लेटर ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशनल एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ये सारी चीजें मिलेंगी। वीकली टेस्ट आपको रहेंगे, डिटेल्ड एवोल्यूशन और पर्सनलाइज्ड फीडबैक, 50 हैंड बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पर आप किसी और सोर्स से अगर कुछ प्रैक्टिस करते हो तो वो भी हम आंसर्स रिव्यू करेंगे। PFRDA का जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, 6 अगस्त तक आपकी एग्जाम डेट्स बेसिकली अप्लाई कर सकते हो और 6 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो आप यहाँ पर PFRDA 30 कोड यूज करोगे तो फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा आपको हमारे सभी PFRDA कोर्सेज पर। इसके अलावा PFRDA ग्रेडेड टेस्ट सीरीज हमारी है, जिसमें 1000 से ज्यादा MCQs, 500 से ज्यादा करंट अफेयर्स MCQs, 10 फेज 1 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1 और 10 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स। अगेन यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, जिसे हम यहाँ पर आपके साथ में इवेलुएट करेंगे डिटेल्ड और यहाँ पर फीडबैक देंगे। प्राइसिंग की बात करें तो 999 इसका प्राइस है।
इसके अलावा हमारे कॉम्बो कोर्सेज हैं पीएफआरडी एंड आईएफएससी, तो जहां पर आपको पूरा का पूरा कवरेज मिल जाएगा। फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड 2 का टॉपिक वाइज नोट्स, रिवीजन शीट्स यहाँ पर मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के लिए। कॉम्बो कोर्सेज सेबी ग्रेड ए, पीएफआरडी ग्रेड ए के आपको टॉपिक वाइज नोट्स, रिवीजन शीट्स मिलेंगी, 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2 के लिए, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के लिए, और पेंशन सेक्टर के यहाँ पर अलग से नोट्स एंड आपको सारी चीजें मिलेंगी। बेस्ट पीएफआरडीए कोर्स यहाँ पर, तो जिसमें आपको फेज 1 पेपर 2 और फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर करेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, डाउनलोडेबल रिवीजन शीट्स, 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 और फेज 2 पेपर 2, तो सभी के लिए 5 मॉक टेस्ट आपको टोटल मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा 1499 में, जिसमें आपको मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी। इसके अलावा आरबीआई सेबी सर्कुलर मैगजीन, मंथली पीआईबी मैगजीन, 150 टॉप एमसीक्यूज मिलेंगे हर महीने के, जो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे, ताकि ये आपके रिवीजन के सबसे ज्यादा काम आए। जो एडिटोरियल्स आपके आते हैं, तो बेस्ट एडिटोरियल्स का एक कंपाइलेशन मिलेगा, जो आपको एसे राइटिंग में हेल्प करेगा, और साथ में आपके आरसीज में से भी क्वेश्चंस मेजरली एडिटोरियल से आते हैं, तो हेल्प कर देता है। ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस रहेगी, जहां पर हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन आप लिखकर हमें प्रोवाइड करोगे और उसे हम रिव्यू करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्स कवर्ड हैं? आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, नाबार्ड, ग्रेड ए और एडा। इसके अलावा हमारा फ्री 10 डे आंसर राइटिंग चैलेंज चल रहा है, जहां पर 10 दिन के लिए आपको, ये 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं सुबह 9:30 बजे, आप उसका आंसर लिखते हो और हमें प्रोवाइड करते हो। हम आपको फ्री में यहाँ पर पूरा का पूरा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और मॉडल आंसर देते हैं। ये पूरा का पूरा फ्री इनिशिएटिव है हमारी साइड से, इसीलिए बोल रही हूँ आरपीए एकेडमी की एप्लीकेशन और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि ऐसे इनिशिएटिव्स आपको पता चलते रहे, जो आपको कम से कम यहाँ पर प्रिपरेशन की तरफ पुश करें और आप अच्छे से अपनी एग्जाम क्लियर कर पाओ। आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सीरीज कैसी लगी, चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे बताना। इसके अलावा कॉस्टिंग की जो सीरीज है, अब मैं वो तभी स्टार्ट करूंगी जब हमारे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे और आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखोगे, ठीक है। अदरवाइज फिर मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। मैं देखो ऑफिस से आती हूँ, फिर ये सारा आपके लिए लेक्चर्स वगैरह बनाती हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। इवन बहुत बार तो मैं बीच ऑफिस में जब थोड़े ब्रेक्स लेती हूँ, तो भी कई बार लेक्चर्स लेना शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। एंड एज सच यहाँ पर चैनल कोई मोनेटाइज तो है नहीं कि मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं या कुछ है, जब होगा तब होगा। ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब एकदम से पैसे देने लग जाएगा या कुछ है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एटलीस्ट इतना कर लिया करो कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अपना भला तो कर लो कम से कम। चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।